मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई परेशानियों के ऊपर कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। आपको भी किसी किस्म की परेशानी आई है या आ रही है या आपके बच्चों को है, तो एक आधी जो परेशानी आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा और वह परेशानी बाकी किसी को भी हो सकती है, उसके संबंध में दूसरे को भी मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि मैं कुंडली में कोई नाम नहीं लिखता हूं, डेट ही लिखता हूं। दर्शकों, आज का विषय बहुत ही गहन विषय है और मैं शुक्र के उपलक्ष्य में पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं और मेरा अंदरूनी ये झुकाव रहता है कि जिसका कुंडली में शुक्र अच्छा है उसके सब कुछ अच्छा है। क्यों? शुक्र भौतिक सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, शुक्र स्त्री है। तो शुक्र के बिना जातक का जीवन अधूरा सा रहता है और जिसका शुक्र सुव्यवस्थित मिल जाए, ठीक स्थिति में मिल जाए, तो उसको बहुत अच्छा है। लेकिन जिसका सुख शुभ स्थिति में ना हो तो जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है, परंतु पुरुष हो या कन्या हो, दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र ही है। तो आज की कुंडली का मेन झुकाव होगा कि तृतीय भाव में आपका कोई भी लगन हो, तृतीय भाव में शुक्र थोड़ा सा अशुभ फल आ जाता है और अगर वो पीड़ित हो तो हो जाता है। और भी एक दो योग है, बात विचार करेंगे। ये कुंडली का भाव है, ये पहला भाव लगन लगने, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, समय का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान आदि सुख का। पंचम भाव शिक्षा विवेक बुद्धि का। छठा भाव रोग शत्रु का। सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का। अष्टम भाव आयु और कष्ट का। नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ऊंचाई लेने जाने वाला दसम भाव ही है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का भाव भी है। और द्वादश भाव दंड का भी भाव है, जीवन साथी के साथ सहवास सुख का भाव है, कर्ज का भी भाव है और कारागार आदि ये विदेश यात्रा का भाव है। ये एक नॉर्मल बात है। आज का है लग्ने छठे भाव में। अगर यहां पर लग्ने आपका कोई भी हो, किसी भी आपका यहां पर किसी भी राशि हो, लग्ने छठे भाव में होता है तो छठा भाव रोग शत्रु दुर्घटना वाली बात होती है और भी दूसरों का ग्रह प्रभाव आ जाता है। तो वैसे ही साधारण तौर पर अगर लग्ने छठे भाव में तो पितृदोष माना जाता है और उसकी बाकी युति हो तो वो भी विचार करते हैं। तृतीय भाव में शुक्र, यहां पर तृतीय भाव में शुक्र, आपका लगन कोई भी हो, कोई भी लगन हो जाने दो, तृतीय भाव में शुक्र परेशानी दे सकता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है। पहले पूर्व आदिकाल आदि में आपने भी देखा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, एक एक आदमी कई कई शादियां करते थे और शुक्र शादी के लिए ही माना जाता है और पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है और सभी के लिए दाम्पत्य सुख देने वाला है। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिष काम करता है। पहले छूट थी कई कई शादी करने की, आजकल सरकारी बंधन है, एक ही शादी का रिवाज है, आप एक ही शादी कर सकते हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र पुराना है, हमारे पहले ऋषि मुनियों का लिखा हुआ है। आज हम ऐसा मान सकते हैं कि 2 या 3 शादी का मतलब यह हो जाता है कि या तो सगाई छूट जाए या कोई अवैध संबंध हो, इस प्रकार की चीजें हो, और या किसी से सिर्फ प्रेम प्रसंगी हो और उससे आगे बात ना बढ़े तो दोबारा हो। मतलब किसी भी तरह से इस तरह को आप एक से अधिक शादी मान सकते हैं। आज के युग में या तो संबंध हो सकते हैं या सगाई होकर के भी छूट जाती है या अनेक प्रेम संबंध भी होते हैं, वार्तालाप भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर शुक्र से संबंधित यही है। हम ज्योतिष में कहते हैं एक से अधिक विवाह, भाई तलाक के बाद भी दोबारा शादी हो सकती है या और कोई अन्य घटना से हो सकती है। तो ये सारे शुक्र में इसका अहम रोल होता है। तो अगर शुक्र अव्यवस्थित है तो परेशानी आती है। तीसरे भाव में हम विचार करेंगे, तीसरे भाव में सभी इसे
तीर्थ भाव में अगर शुक्र होगा तो उस जातक का ध्यान कला की तरफ आकर्षित होगा। क्यों? तीसरे भाव पराक्रम का भाव है। वैसे शुक्र एक शुभ ग्रह है तो पराक्रम की उतनी बात नहीं जितना कि एक हमारा पाप ग्रह या क्रूर ग्रह पराक्रम में दे देते हैं। शुभ ग्रह इतना पराक्रमी नहीं माना जाता। वह शुक्र कला की तरफ आकर्षित होता है, जैसे गायन हो गया, विद्वना हो गया, कला कीर्ति जिसको बोलते हैं होता है। और परंतु शास्त्रों के अनुसार से शुक्र शुभ फल देने में असमर्थ होता है। मंत्रेश्वर ने भी इसका जिक्र किया है, सारावली में भी आता है। शुक्र यहां पर तीर्थ भाव में किसी न किसी किस्म की बदनामी दे सकता है। आपका लगन कोई भी हो, बदनामी दे सकता है। और अगर शुक्र के ऊपर राहु शनि आदि का या मंगल का प्रभाव है तो अनैतिक कार्य भी कर सकता है और नैतिक कार्य की कोई लिमिट नहीं है। और ऐसे चरित्र में भी धोखा खा सकते हैं, कई अनित कार्य का हो जाता है। तो अगर तीसरे भाव में शुक्र है और शनि और राहु या मंगल आदि का प्रभाव है आपकी किसी भी कुंडली में, यहां पर तीसरे भाव में है, तो आप अभी से समझ जाइए। उसका उपाय है, सबसे बड़ा उपाय तो यह है, अगर को ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है। आपको अगर मालूम है मेरे बच्चे का यहां पर तीसरे भाव में शुक्र है और इस तरह से कोई राहु या शनि या उसका है, तो वैसी परिस्थिति पैदा ना ही होने दो। अगर स्थिति पैदा होगी तो धोखा हो जाएगा। और ज्योतिष अगर परिस्थिति वैसी अनुकूल में नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष का पहला चैप्टर यही है। ज्योतिष देश काल परिस्थिति के आधार पर भी काम करता है। अगर ऐसा सुख राहु आदि से पीड़ित हो तो वह दाम्पत्य सुख का में नरक तुल बना देता है, मन मुटाव हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और जातक पुरुष राशि में हो, यहां पर तीर्थ भाव में पुरुष जाति में, पुरुष जाति राशि, पुरुष जाति कौन सी है? मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि, कुंभ राशि। इनमें अगर पुरुष जाति राशि में हो तो और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक की स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी कामकता इतनी बढ़ जाती है कि वो बदनामी का कारण भी बन सकती है। तो हमेशा सतर्क रहना ही सबसे बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति का आप अवलोकन ना कीजिए, समय रहते आप उपाय कीजिए और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब परिस्थिति क्रिएट नहीं होगी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन शुक्र यहां पर है तो शादी करा देता है, सगाई छूट जाती है या और कुछ हो जाता है, प्रेम संबंध हो जाता है। लेकिन अगर वो तो साधारण तौर पर हो जाता है, लेकिन अगर पाप प्रभाव में हो तो थोड़ी सी स्थिति बहुत ही भयंकर बन जाती है, जो कि बदनामी का कारण बन सकती है। आज दर्शकों, मेरे पास इससे संबंधित में कई कुंडलियां आई तो मैंने विचार किया कि कोई एक ऐसी दिन की कुंडली पकड़े जिसमें कि ऐसा हो ताकि आपका मार्गदर्शन हो। आज मैंने उसी से संबंध में एक, ये मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है, लेकिन मैंने पकड़ा 7 जनवरी 2001 शुक्ल पक्ष द्वादशी रोहिणी नक्षत्र 2 रविवार को। इसमें जो मैंने आपको विवरण किया, जिन्होंने मेरे से सवाल किया उनके सवाल मैक्सिमम इसमें कवर हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये डेट पकड़ी। 7 जनवरी 2001 शुक्ल पक्ष द्वादशी रोहिणी नक्षत्र 2 रविवार को हुआ। आज का शीर्षक है, समय से पहले जागरूक होना अच्छा है, कहीं सम्मान की हानि या निंदा का पात्र ना बने, प्रबल पित्त दोष है। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 3 डिग्री 46 मिनट है और लगन में सूर्य 22 डिग्री और केतु 21 डिग्री है। और केतु और सूर्य की यहां पर युति है, शापित योग बना रहा है। और सूर्य नवम भाव का स्वामी, भाग्येश भाव का स्वामी है। भाग्येश भाव का स्वामी पीड़ित हो गया और लगन में सूर्य और केतु का विराजमान हो गया तो वैसे ही भ्रमित हो गया, वैसे ही क्रोधी वाली बात आ गई। द्वितीय भाव में मकर राशि में बुध 0016 डिग्री लेकर के सूर्य से नजदीक अस्त है, बुध अस्त है। तीसरे भाव में कुंभ राशि में शुक्र 940 डिग्री लेकर के विराजमान है, जिसका कि मैं आपको पहले बता रहा था। और कुंभ राशि पुरुष जाति राशि मानी गई है। कुंभ राशि में सूर्य है, शुक्र है। छठे भाव में शनि 0029 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर लग्नेश गुरु छठे भाव में चला गया, 60 डिग्री लेकर विराजमान है। और उच्च राशि का चंद्रमा 13 डिग्री 40 मिनट लेकर, यहां पर त्रिग्रह का योग बन रहा है, शनि गुरु और चंद्रमा। यह भी अशुभता का कारण है। छठे भाव में अगर शनि और गुरु चंद्रमा बनते हैं तो इनका अलग अलग प्रभाव ना दे करके एक ऐसा प्रभाव निकल जाता है जो कि परेशानी वाली बात आती है।
सप्तम भाव में राहु मिथुन राशि में 21 डिग्री लेकर विराजमान है और एकादश भाव में मंगल 14 डिग्री 34 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति थी। दर्शकों, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, और द्वादश भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, तो ऐसा जातक सत्यवादी होगा, शुभ कार्य करने वाला का, समाज में सम्मान नेतृत्व करने की उसकी क्षमता होगी, सेवावृत्ति की भावना होगी, लेकिन परोपकार भी होगा। लेकिन ऐसा जातक कैसे करेगा कि लग्नेश तो खड्डे में गिर गया, लगन तो खड्डे में गिर गया। वो तब है जब आपका लग्नेश भी ठीक हो, करने वाला तो लग्नेश है, लग्नेश तो खड्डे में गिर गया और शनि और चंद्रमा की युति अशुभ होगी, तो उसको कहां से नेतृत्व की क्षमता मिलेगी, कहां वो परोपकारी मिलेगा? तो लग्नेश ही खड्डे में गिर गया। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, वो इसमें भी योग है, लेकिन उसका लग्नेश दूसरी जगह स्थान पर था, उसका लग्नेश पंचम स्थान पर था, त्यागी वृत्ति था, और ये लग्नेश तो खड्डे में गिर गया। कैसे होगा? तो बाकी ग्रह भी तो हैं, बाकी ग्रह, अगर एक ग्रह अच्छा फल देता है, दूसरा ग्रह खराब देगा, लेकिन लग्नेश तो सबसे पहले होना चाहिए। कुंडली का लग्नेश छठे भाव में शनि चंद्रमा गुरु से है, तो अशुभ का योग बन गया, कहां से उसको प्रभाव मिलेगा? जैसा हमेशा बताता हूं, धनु लगन वाले, इनका शरीर सुंदर होता है, सुगठित होता है, दार्शनिक विचार के होते हैं, आस्तिक, सहज, एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं और इनकी सादगी का अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं। इनको धोखा भी खाना पड़ता है। ये दुखी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। लेकिन लग्नेश गुरु छठे भाव में गिर गया। वो जो मैंने प्रभाव बताया वो लगन का प्रभाव है, लगन का ऐसा होता है। लेकिन लग्नेश जो गुरु छठे भाव में मिल गया तो शुभ फल की आशा नहीं रहती। और लग्नेश यहां पर अष्टमेश चंद्रमा के साथ भी है, शनि के साथ में भी है। जब लग्नेश छठे भाव में शनि और चंद्रमा गुरु, अगर ये तीनों हो तो इन तीनों का क्या प्रभाव होगा दर्शकों? जब छठे भाव में शनि और चंद्रमा गुरु की युति हो तो बालक बुद्धि से हीन होगा, बड़ा दुखी होगा और निरंतर वो निंदनीय कर्म करके अपयश का भागी बनेगा, मायावी होगा और सम्मान रहित होगा। ये लग्नेश छठे भाव में शनि और चंद्र गुरु का हमारे शास्त्रों का मत है। तो कैसे उसको सुफल मिल जाएगा जब लग्नेश वहां गिर गया? तो यहां पर ही निंदनीय कर्म आ गया। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी है और लगन में बैठ गया। लगन जातक स्वयं है, तो बात जातक में धार्मिक विचार होना स्वाभाविक है, क्योंकि नवम भाव में उसमें आ गया। धार्मिक विचार होना स्वाभाविक है, उसकी धार्मिक विचारधारा होना स्वाभाविक है। लेकिन सूर्य तो पीड़ित हो गया और शापित योग बन गया। सूर्य और केतु का लगन में शापित योग हो गया तो विचारधारा में भी कमी आ गई। यहां पर नेत्र रोगी भी होगा, सुंदर तो होगा, भाग्यशाली हो, लेकिन नेत्र रोगी होगा। और सूर्य सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है जीवन साथी के भाव में। अगर राहु केतु ना हो तो जीवन साथी सुंदर भी होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन यहां तो राहु केतु साथ में बैठे हैं, सप्तम भाव की भी धज्जी उड़ गई। सप्तम भाव, सूर्य भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया, क्योंकि राहु केतु बैठे हैं यहां पर। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी और छठे भाव में उच्च राशि का तो है। शत्रु पर प्रभाव, दैनिक जीवन में कठिनाई, आयु लंबी और खर्च अधिक रहेगा, क्योंकि यहां नीच दृष्टि से देख रहा है, वो एक अलग बात है। यहां पर तो तीनों ही ग्रह उसको देख रहे हैं, चंद्रमा इन्हीं के साथ मिल गया, त्रिग्रह योग बन गया और तीनों ही यहां पर द्वादश भाव को देख रहे, खर्च अधिक होगा। यहां पर अकेले चंद्रमा का प्रभाव नहीं चलेगा, इन तीनों का प्रभाव चलेगा। जिसकी जैसी दृष्टि है वो सभी का प्रभाव लेकर के कैरी करेगा। गुरु अपने स्थान से पंचम दृष्टि पर देखेगा, यहां पर देखेगा, सप्तम यहां पर देखेगा, नवम दृष्टि यहां पर देखेगा, तो सभी का प्रभाव लेकर के चलेगा। इसी तरह शनि की भी तीसरी दृष्टि यहां देखेगा, सप्तम यहां देखेगा और दसम दृष्टि यहां देखेगा, सभी का प्रभाव लेकर के चलेगा। तो ये प्रभाव निंदित वाला प्रभाव आ गया। जब छठे भाव में शनि चंद्रमा गुरु बन गए तो जो भी प्रभाव लेके जाएगा निंदित वाला देगा, नकारात्मक वाला लेके जाएगा। मंगल पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, एकादश भाव में है,
जैसा मैंने पहले बताया, सत्यवादी होगा, शुभ कार्य में रुचि होगी, सम्मान मिलेगा, नेतृत्व करने की क्षमता होगी और शिक्षा के भाव को देगा, शिक्षा भी होगी, संतान भी होगी, परोपकारी होगा, अष्टम भाव शत्रु पक्ष होगा। यहां पर मंगल की दृष्टि यहां पर शनि पर भी आ रही है, चंद्रमा पर भी आ रही है, तो इनको भी चंद्रमा में जो भी है मंगल इसमें पंचमेश है और द्वादश भाव का स्वामी है, मिश्रित फल देगा मंगल यहां पर। अब बात करते हैं बुध की। बुध दस को दो केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का, दसम भाव का स्वामी है। दोनों ही केंद्र महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव भी व्यवसाय और जीवन साथी का है और दसम भाव पिता के सुख का है और व्यवसाय और उसमें सम्मानता है। लेकिन दोनों का स्वामी अस्त हो गया। पहली बात, बुध केंद्राधिपति दोषी है, उसका दोषी सूर्य भंग तो कर रहा है। क्यों? सूर्य भागेश है, सूर्य बुध के नजदीक भंग तो कर रहा है, लेकिन भंग करने से फायदा ही नहीं हुआ, अस्त हो गया, तो कोई फायदा नहीं। बुध का भी अस्त हो गया और 0-0 डिग्री लेकर के इस भाव में, मान लिया द्वितीय भाव के नहीं हो गए, लेकिन लगन में ही समझ लो चल चुके, लेकिन अस्त हो गया, वो प्रभावहीन हो गया, कोई मतलब की बात नहीं रहेगी। अब भी बात करें शुक्र की, जैसे मैंने पहले आपको बताया, शुक्र के विषय में पहले बताया था। शुक्र यहां पर छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव है। छठा, तृतीय, छठा और एकादश अपने आप में उच्च स्थान भी हैं। तो शुभ ग्रह अगर उच्च स्थान में हो तो धन तो देगा ही। पहले उसका क्या सुख देने वाली बात है उसको विचार कर लेते हैं। उपचय होगा और छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में भी गुरु चंद्रमा आ गए, उपचय देगा, मान लिया जाए। लेकिन यहां पर कला की तरफ आसक्त हो सकता है, परंतु शास्त्र के अनुसार, जैसा मैंने पहले बताया, मंत्रेश्वर जी ने और सारावली में तीर्थ भाव वाला शुक्र कहीं ना कुछ बदनामी या अपयश का भागी बना सकता है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो तो समस्याएं अधिक आ जाती है। शुक्र पर राहु की नवम दृष्टि है। शुक्र की और राहु की डिग्री में 11-12 डिग्री का फर्क है। राहु नवम दृष्टि से शुक्र को पीड़ित कर रहा है। शुक्र का पीड़ित होने का मतलब यह हो गया कि वह जातक या जाति का कोई भी हो, अनैतिक कार्य कर सकता है और उसके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दो विवाह भी हो सकते हैं, प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, सगाई होकर के छूट भी जा सकती है, या पीड़ित रहेगा तो वो भ्रमित रहेगा। देश काल परिस्थिति में अगर उसका ध्यान भी रखा जाएगा तो भी परेशानी तो रहेगी, दिल में अवश्य रहेगी, क्योंकि राहु से शुक्र पीड़ित है और शुक्र पुरुष राशि में है। पुरुष राशि में शुक्र है और पीड़ित है, और कामुकता इतनी बढ़ जाती है कि लोग नजर उठाना शुरू कर देते हैं कि ये उसका लड़का है या उसकी लड़की है, तो दिक्कत आ जाती है समाज में। तो दर्शकों, ऐसे उपायों का समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल ना होने दें और उपाय कर ले। और वह दशा अंतरदशा जब आएगी, कोई हमेशा तो नहीं रहती ना, वो दशा अंतरदशा जा जाएगी, वह भी बात टल जाएगी और जीवन फिर सार्थक हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा उसको। मैं इसलिए आपको स्पष्ट बताता हूं, अगर किसी का शुक्र यहां पर पीड़ित है शनियाव से, आप उसका उपाय कर लीजिए और फिर भूल जाइए। अपने आप प्रभु जो है ना, आपको उस रास्ते पर चलाने से रोक देंगे। अगर मैं आपके यहां का मार्गदर्शन नहीं करता हूं तो इसका मतलब मैं आपके विषय, आपके उसमें मैं नकारात्मक दे रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि ऐसा शुक्र राहु से पीड़ित है तो प्रॉब्लम देगा, तो उसका उपाय कर लेना मेरे दोस्तों, अच्छा रहेगा। मेरे दर्शकों, आप हो या आपका बच्चा हो, किसी का भी हो, वो बढ़िया रहेगा और अनैतिक कार्य करने से बच जाओगे। बहुत अनैतिकता की कोई लिमिट नहीं है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी सी परेशानी रहेगी। और शुक्र पर शनि की भी दसम दृष्टि है, शनि से भी पीड़ित है। तो शुक्र और शनि और शुक्र और राहु का उपाय कर लेने से, विश्वास कीजिए, मैंने बहुत देखा है, तो कुछ नहीं होता। और जो जिसके साथ कुछ घटित भी हुआ है, उसका हमने उपाय कर दिया है, तो वो वहीं तक रह गया है। और फिर जो ठोकर खा करके एक संभलने वाली बात यह, तो संभल करके वो चल दिया है। तो जरूरी बात है, मैं आप भी इस बात के ऊपर अगर मानेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, कोई खराब नहीं होगा। तो उपाय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। शनि जैसे मैंने बताया तिनी ग्रह में यहां पर फंस गया, बुद्धिहीन, बड़ा दुखी और निरंतर निंदनीय कार्य
करेगा, उसके कार्यों की निंदा होगी, मायावी भी होगा, सम्मान से रहित होगा। तीसरी दृष्टि यहां से देख रहा है, वो भी अशुभ का कारण बन गया, खर्चा अधिक होगा। और दसम दृष्टि से शुक्र को पीट रहा है, जैसा मैंने बताया। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में बलवान स्थिति में 21 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। विवाह में बिना किसी की परेशानियां आएंगी, अनवांटेड परेशानियां आएंगी, विवाह में परेशानियां आएंगी। और हो भी जाए तो दोनों में प्रेम नहीं होने देगा, क्यों? राहु मायावी है। यहां पर शुक्र की तो बात छोड़ दीजिए, शुक्र का तो लेखा जोखा मैंने जो आपके साथ अपने ज्ञान के अनुसार अपने साथी ने बता दिया। अब राहु में आ जाइए। राहु सप्तम भाव में, राहु मायावी है। राहु हमारे पिता में है, राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। यहां पर सप्तम भाव में राहु है, पति पत्नी को प्रेम से रहने नहीं देगा। आपने कितना भी शुक्र का उपाय कर लिया, जब तक राहु को नहीं संभाला तो प्रेम से नहीं रहने देगा और अशुभ योग हो जाते हैं। एक से अधिक विवाह की भी समस्याएं आ जाती हैं, लाभ में रुकावट आती है। यहां पर मंगल पीड़ित है, जो यहां पर द्वादश भाव का स्वामी मंगल अच्छा दे रहा था, नेतृत्व कर रहा था, राहु ने तो पीड़ित कर दिया। वो कहां से देगा? यहां पर मंगल भी पीड़ित हो गया, तो वो भी अच्छा फल कहां से देगा? पंचमेश और द्वादश मंगल एकादश भाव में जो नेतृत्व की बात बताई, सम्मान दे रहा था, राहु ने पीड़ित कर दिया, तो कहां से देगा? मंगल भी पीड़ित हो गया। लगन भाव पर है, लगन पीड़ित है और सूर्य भी राहु केतु से पीड़ित है। सूर्य भाग्य भाव का प्रतिनिधि कर रहा है, सूर्य आत्मा का कारक है। इस कुंडली में भाग्य भाव नौ भाव का प्रतिनिधि कर रहा है। साधारण तौर पर ग्रहों की पंचायत में सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, और सूर्य राजा है, और राजा पिट गया राहु और केतु से, शापित योग बन गया, कुंडली शापित आ गई। नौ दृष्टि से राहु की शुक्र पर तृतीय भाव पर हो, पराक्रमी तो होगा, लेकिन उस पराक्रमी का क्या करेंगे? शुक्र को तो पीड़ित कर रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन भाव में है, पराक्रमी होगी, बाहर होगी, जिद्दी भी हो सकती है, हट्टी भी हो सकती है, क्रोधी भी हो सकती है। पंचम दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है, संतान में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि से देख रहा है, पेट में किसी किस्म की परेशानी, और नौ दृष्टि भाग में रुकावट आएगी। मैंने आपको सभी ग्रहों का बताया। दर्शकों, मैंने लगने छठे भाव में सूर्य चंद्र है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। द्वितीय भाव में शुक्र पर शनि राहु का प्रभाव, यह मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा लगन से, दर्शकों, ये लगन है। अगर हम चंद्रमा लगन से 1 मिनट विचार करें तो देखिए क्या निकल के आता है। यहां पर ये चंद्रमा लगन है, चंद्रमा लगन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसम भाव में शुक्र है चंद्रमा लगन से, और चंद्रमा वृश्चिक लगन में आ रहा है, यानी चंद्रमा लगन से लग्नेश दसम भाव में है। ये आप नोट कर लो, मैंने कितनी बार देखा है, जिसका दसम भाव में लगन से या चंद्रमा लगन से दसम भाव में शुक्र है और उसके ऊपर राहु या शनि का प्रभाव है, तो 2 विवाह, एक से अधिक विवाह या संबंध या सगाई टूट जाना या प्रेमालाप करना, ये सारे अशुभ योगों को जन्म दे सकती है। ऐसी परेशानियों को आ सकती है। परंतु फिर मैं कहूंगा, ये सब चीज देश काल परिस्थिति के आधार पर है। अगर जब उसको परिस्थिति अलाउड करेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, और दशाएं अलाउड करेंगी तभी नहीं होगा। इसलिए पहले ही समझ जाइए, कौन कैलकुलेशन करेगा दशा कब कैसी क्या आएगी, पहले ही उसका उपाय कर लीजिए और कुंडली का पूरी का अध्ययन करा करके जो दोष हैं उनका निवारण कर लीजिए और आराम से लंबी चादर लेकर के सो जाइए, छोड़ दीजिए भगवान श्री हर पर, कुछ नहीं होगा। दर्शकों, राहु की महादशा चल रही है, अशुभ दशा चल रही है, अशुभ फलदायक चल रही है। कुंडली शापित है, शापित योग निकालना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा और लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा। लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा। यह जातका या जातिक कोई भी होने दो, मैंने इस कुंडली में कईयों की कुंडलियों का समावेश, जिसका कि शुक्र पीड़ित है तृतीय भाव में, इसलिए मैंने बताया पंचमेश का, भाग्येश का और गुरु का रत्न धारण करे लगन में, क्योंकि पंचमेश भी पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। सर्प योग आ गया, जब पंचमेश के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया तो उसको नाग बलि भी करनी पड़ेगी पितृदोष के साथ में, क्योंकि पंचमेश के ऊपर राहु का प्रभाव है, भारी प्रभाव है। तो पूरे दोष निकाल करके, ऐसा जातक हो या जातिका हो,
विवाह से पहले अगर कन्या है तो कुंभ विवाह करे, और पुरुष है तो अर्क विवाह करे, और फिर छोड़ दे श्री हरि के ऊपर। हरि अपने आप करेंगे। भगवान मैंने खूब देखा हुआ है, अब भगवान शुभ प्रसाद अवश्य देखे हैं। मैंने अपने इस लंबे अध्ययन करने के बाद मैं आप लोगों के पास यूट्यूब पे आया हूं। अब मैंने बहुत पूजाएं कराई हैं और बहुतों के परिणाम देखे हैं। भाई एक बार कर तो लो, जो मनुष्य है कर्म योनि में आए हो, कर तो लो, फिर छोड़ दो प्रभु हो के, देगा तो प्रभु हो। किसी पंडित जी या मेरे में या कोई जादू छड़ी में ये काला डंडा ये जादू छड़ी नहीं लेके गया, लेकिन मैं आप सिर्फ कर्म करने के लिए मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपने श्रद्धा से कर्म किया तो आप निश्चिंत होकर के सारे जितने भी अशुभ योग है, चाहे शुक्र हो बुध हो कुछ भी, जितना भी मैंने वर्णन किया सब पे पर्दा डल जाएगा और एक आप अच्छे एक की तरह जीवन व्यापित कर सकेंगे। दर्शकों, मैंने अपना ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। यदि आप समझते हो ऐसे वीडियो हमारे भावी बच्चों के लिए फायदे वाला है तो 2001 है, अभी तो आने वाली है सीडी। आपके भी बच्चे हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते, कुछ भी होने। तो अगर ये लाभदायक है तो शेयर करें। और दर्शकों, मैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास। मेरा चैनल तो नया है, मेरा चैनल तो नया है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल ऊंचा उठता है और मैं अच्छी प्रकार इसी प्रकार से आपके साथ वास्तविक कुंडलियां लेकर के, ये वास्तविक है, आप कुंडली में डायल करके देखिए, ये इस जब धनु लगन में ये आपको स्थिति मिलेगी, वास्तविक कुंडलियों का आपका मैं मार्गदर्शन करता हूं। इसको ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जब तक कि रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र की सर्प योनि होती है, काल सर्प वैसे ही हो गया और काल सर्प केंद्र में काल सर्प हो गया, काल सर्प योग भी हो गया। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, जिसकी सर्प योनि है वो बिल्कुल काल सर्प योग योनि है। इन सब अशुभ योगों के उपाय करें और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, श्रद्धा से उपाय करें, आपका जीवन सफल होगा। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपका मार्गदर्शन करता है। जरूर ऋषि ज्योतिष के चैनल पर बने रहने की। दोस्तों फिर कहूंगा, आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब है ताकि मेरा मन ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं भी प्रफुल्लित होकर कुंडलियां बना करके आप मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।